डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है द्वितीय वर्ष बीए का मुख्य एवं गौण का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDM-S203। इस पेपर के अंतर्गत हमने आज तक 5 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम यूनिट 6 की बात करने वाले हैं, इकाई 6, जिसका नाम है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी जो एक नाट्य कृति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। इकाई का नाम है अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र पाठ एवं व्याख्या। इस इकाई में इस नाटक को रखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आधुनिक काल के जनक कहे जाते हैं हिंदी नाटक साहित्य में। उनका नाम बहुत ही बहुचर्चित है, उल्लेखनीय है। उनका एक बहुचर्चित नाटक आज भी जो प्रासंगिक है वैसा एक नाटक है अंधेर नगरी। उसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार से रहेंगी। इस नाटक को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले भाग 1 की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। प्रस्तावना, अंधेर नगरी एक कालजयी नाटक। फिर प्रमुख संदेश, साहित्यिक विशेषताएं और उपसंहार। फिर भाग 2 की रूपरेखा, उसमें प्रस्तावना, भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय, नाटक की भूमिका, कथानक का संक्षिप्त परिचय और उपसंहार। रूपरेखा भाग 3 की रहेगी प्रस्तावना, फिर अंधेर नगरी नाटक के दृश्य। अब अंधेर नगरी जो नाटक है उसके दृश्य कुल मिला के 6 दृश्य है। एक ही नाटक में 6 दृश्यों में जो घटना है वो आगे बढ़ती है। प्रथम दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य, चौथा दृश्य और उपसंहार, इसको हम लेंगे भाग 3 में। और उसके बाद अंतिम भाग है रूपरेखा भाग 4 की, जिसमें प्रस्तावना और जो दृश्य अगले अंक में रह गए हैं, जिसमें 5वां दृश्य और 6वां दृश्य, वो हम इसमें देखेंगे। और फिर मुख्य संदेश और उपसंहार। तो इस प्रकार इस नाटक की पूरी रूपरेखा हम पढ़ने वाले हैं। प्रस्तावना के तौर पर अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नाटक के जनक के रूप में जाना जाता है। अंधेर नगरी उनके सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। यह नाटक हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज, प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष करता है। अब जैसा कि हमने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनका समय 1850 से लेके 1885 तक का समय उनका रहा है। अब इस समय को आधुनिक काल का जन्म यहाँ से ही हम मानते हैं, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। उन्होंने जो हिंदी साहित्य है उसमें गद्य जो विधाएं हैं उसमें प्रमुख रूप से अपनी कलम चलाई है। हिंदी साहित्य में जो भी कुछ साहित्य लिखा गया था, जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, मध्यकाल, मतलब जो भक्तिकाल और रीतिकाल, उन सब में जो साहित्य लिखा गया वो सारा का सारा साहित्य अधिकतर हम अगर देखें तो वो पद्य में था। लेकिन आधुनिक काल में पद्य से हटकर हिंदी में या कहे भारत की अन्य भाषाओं में भी गद्य रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी। तो उसमें बदलाव आया है, उसमें प्रमुख नाम अगर किसी का माना जाए हिंदी साहित्य में तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो उनका कालखंड है 1850 से 1885 तक उनका जन्म और मृत्यु का समय रहा। बहुत ही कम आयु में उनका देहांत हो गया था, लेकिन इतने कम आयु में भी हिंदी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ के वो गए थे। तो उनका जो नाटक है अंधेर नगरी उनके सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से एक है। उन्होंने बहुत से नाटक लिखे हुए हैं, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध नाटक हैं उनमें से एक नाटक है अंधेर नगरी, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। यह नाटक हास्य, व्यंग्य के माध्यम से समाज, प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर कटाक्ष करता है। यह नाटक की कथा वस्तु क्या है वो उसका बात हम विस्तार से करेंगे, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हास्य व्यंग्य शैली में उसमें लिखा गया है। अंधेर नगरी एक कालजयी नाटक है। अब कोई भी रचना कालजयी कब मानी जाती है?
कोई भी रचना यदि ऐसी लिखी गई हो जिसकी प्रासंगिकता हर समय पे देखने को मिलती है। 1881 में लिखा गया यह नाटक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि सत्ता जो लोग भुगत रहे हैं, जो लोग सत्ता का भोग कर रहे हैं, उस समय में भी सामान्य प्रजा का शोषण करते थे और आज के समय में भी सत्ता में रहने वाले लोग सामान्य प्रजा का शोषण करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के समय में भी यह नाट्य कृति उतनी ही प्रासंगिक है। अब मुख्य पात्र की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य पात्र में मंत्री, राजा, गुरु, शिष्य और कसाई और आदि अनेक पात्र भी आते हैं। शिष्य में जो है गोवर्धन और नारायण, ये दो शिष्य हैं। अब गोवर्धन दास जो है इसके ऊपर ही मुख्य जो घटना है वो घटित होती है और आगे नाटक चलता रहता है। नाटक का प्रमुख कथ्य क्या है? तो जहां मूल्यहीनता और अव्यवस्था हो वहां न्याय संभव नहीं है। यह नाटक का प्रमुख कथ्य है कि जहां पर मूल्यहीनता हो और अव्यवस्था हो वहां न्याय संभव नहीं है। टकेसर बाजी, टकेसर खाजा मूर्खतापूर्ण शासन का प्रतीक है। अब इसमें एक पंक्ति आती है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा। यानी बाजी का दाम भी टकेसर है और खाजा यानी कि मिठाई, उसका दाम भी क्या है? टकेसर। मतलब एक ही दाम में सब कुछ चीजें उसमें मिल रही है। किसी को कोई मिठाई लेनी है तो उसका दाम भी सेम है, और अगर किसी को सब्जी वगैरह चाहिए, भाजी चाहिए, तो उसका भी जो दाम है वो सेम ही है। जिस दाम में आपको सब्जी मिलेगी उसी दाम में आपको मिठाई भी मिल जाएगी। तो जहां पर गुण का महत्व नहीं है, सिर्फ वस्तु को ऐसे ही बेचा जा रहा है, उसके गुण को देखकर उसका दाम अधिक नहीं है, जिसमें अवगुण है उसके दाम कम नहीं है। ऐसी अंधर नगरी है जिसमें हर प्रकार की वस्तु के दाम एक समान ही है। तो गुरु जो है वो अपने शिष्य को कहते हैं कि ऐसी नगरी में हमें रहना नहीं चाहिए जहां गुणों की प्रशंसा ना होती हो, जहां आपके जो गुण है वो गुण वहां पर गिने ना जाए, और जो अवगुण जिस व्यक्ति में है उसमें और आप में कोई अंतर ही ना हो, वैसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। गुरु अपने शिष्य को कहते हैं कि हम यहाँ से जाते हैं, लेकिन कुछ लोभवश गोवर्धन दास वहीं रुक जाता है और कथा आगे बढ़ती है। तो ये पूरी कथानक तो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन ये पूरी स्टोरी जो कथा है वो इस प्रकार से आगे बढ़ती रहती है। टकेसर भाजी टकेसर खाजा, यह मूर्खतापूर्ण शासन का प्रतीक है कि सारी वस्तुओं के दाम जो है वो एक समान है, वह एक मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था का प्रतीक है। प्रमुख संदेश इस नाटक का क्या है? तो अंधेर नगरी का शासन अन्यायपूर्ण और अराजक है। अब अन्यायपूर्ण शासन किस प्रकार से? कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अन्याय कर रहा है, किसी ने कोई दुराचार किया हुआ है और उसको यदि ले आया गया और न्याय के लिए उसको प्रस्तुत किया गया तो वो छूट जाएगा, कोई भी बहाना बना के या फिर मूर्खतापूर्वक अपने समाज प्रस्तुत करके वो वहाँ से निकल जाएगा, और जिस व्यक्ति ने कुछ किया ही नहीं है वैसे निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल जाती है। तो इस प्रकार से अंधेर नगरी में न्याय व्यवस्था जो है वो ठीक रूप से नहीं चल रही है और अराजक स्थिति वहाँ पर देखने को मिलती है। न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर है कि दोषी को छोड़ निर्दोष को दंड दिया जाता है। हमने बात की कि जो दोषी है वो वहाँ से छूट जाएगा और जो निर्दोष व्यक्ति है उसको दंड दिया जा रहा है। गुरु का दूरदर्शिता भरा निर्णय अपने शिष्य को संकट से बचाता है। अब शुरुआत में गुरु अपने शिष्य को मना करता है कि आपको ऐसे नगर में रहना नहीं चाहिए, ऐसे ही अंधेर नगरी में आपको रहना नहीं चाहिए जहां पर किसी चीज का मूल्य अधिक या कम नहीं है, सब एक समान है। बात देखने में अब हमको सही लगती है कि वस्तुओं की जो कीमत है वो अधिक या कम नहीं होनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये वही कहते हैं कि आप में अगर गुण है तो आपके गुण के हिसाब से ही आपकी वस्तु की कीमत होनी चाहिए। सभी वस्तुओं की कीमत एक समान नहीं होनी चाहिए। गुरु ने संकेत किया था, लेकिन जो उसका शिष्य है उसको नहीं मानता और अंत में एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है, और फिर वापस वहां पर गुरु आकर उसको वहां से निकालते हैं। पूरी घटना इस प्रकार से घटित होती है। साहित्यिक विशेषताएं अगर हम देखें तो व्यंग्य और हास्य का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। आप इसके सारे दृश्य हमने देखा कि कुल मिलाकर
6 दृश्यों में घटनाओं को विभाजित किया गया है। तो 6 के 6 जो दृश्य हैं, उस दृश्य में आपको हास्य व्यंग्य देखने को मिलेगा, बाजार का चित्रण देखने को मिलेगा, नगरी जो है जहाँ न्याय व्यवस्था चल रही है, वहाँ का सिंहासन पर जो राजा बैठा हुआ है वो किस प्रकार से मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है, उसका भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरी बात की गई है वो हास्य व्यंग्य पर आधारित पूरी नाटक रचना ये देखने को मिलती है। सरल और व्यवहारिक भाषा है, भाषा एकदम सरल है, कोई भी व्यक्ति आसानी से उसको समझ सकता है। इतनी साहित्यिक रूढ़ भाषाओं का मतलब साहित्यिक जो भाषाएं हैं, व्यंजनात्मक शैली का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है और आसानी से आप इसको समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। समाज की विसंगतियों को उजागर करने की क्षमता इस नाटक में पूर्णतया देखने को मिलती है। समाज में जितनी विसंगतियां हैं उसके ऊपर कड़ी चोट की गई है कि आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय समाज की स्थिति क्या थी। और ये कहना आज भी प्रासंगिक है कि आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर ऐसी स्थितियां हमारे सामने आ ही जाती हैं कि आज भी हमें इस नाटक की प्रासंगिकता देखने को मिलती है। आज भी अंधेर नगरी चौपट राज ये कहावत प्रचलित हो चुकी है, क्योंकि आज भी यह नाटक उतना ही प्रासंगिक है। सत्ता में बैठे लोग आज भी अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसीलिए यह रचना कालजयी है। संवादों में जन सामान्य की भाषा और कहावतों का प्रयोग किया गया है। अब जो संवाद है वह जन सामान्य की जो भाषा है, उस समय जन सामान्य लोग जैसे बोलते थे उन्हीं के संवादों का प्रयोग किया गया है। कहावतें भी और भाषा उसी के समय की, और मतलब उस समय जो था चल रही थी भाषा, उसी का प्रयोग किया गया है। इसी कारण साधारण से साधारण लोग भी उसको आराम से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ते समय आपको अलग से कुछ शब्दों को ढूंढना पड़ेगा कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आप कहीं पर भी आपको रुकने की जरूरत नहीं है, जहाँ आप पढ़ रहे हो तो एक साथ लिंक आपकी टूटेगी नहीं, और बहुत ही सरल शब्दों में बहुत ही सार गर्भित बात इसमें कही गई है। उपसंहार के रूप में अगर बात करें तो अंधेर नगरी केवल एक हास्य नाटक नहीं है, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाला गहरा संदेश है। यह दर्शाता है कि योग्य नेतृत्व और न्यायपूर्ण शासन कितना आवश्यक है। आज के समय में भी यह उतना ही प्रासंगिक है। अब जैसे बात हमने की कि यह सिर्फ एक हास्य नाटक नहीं है, बल्कि समाज को आईना दिखाता है और समाज को कौन कौन सी रूढ़ी को छोड़ने की जरूरत है, कौन कौन सी मानसिकता जो पुरानी थी उनके दिमाग में रूढ़ हो चुकी है, उनका त्याग करना चाहिए, और उनका त्याग करने के बाद कैसे उनको वहाँ उस स्थिति से आगे बढ़ना चाहिए, समाज में कैसे सुधार करना चाहिए, इसकी बात हमें देखने को मिलती है। और इसको पढ़ने के बाद हमारा दृष्टिकोण भी बदलेगा। यह दर्शाता है कि योग्य नेतृत्व और न्यायपूर्ण शासन कितना आवश्यक है। अब मान लीजिए कि जिस प्रकार से इस नाटक में दिखाया गया है उसी प्रकार का शासक आजकल अगर शासन कर रहा हो तो समाज में किस प्रकार की अराजकता फैल सकती है, इसका चित्रण हमने पूरी तरह से देख भी लिया है और आगे देखेंगे भी। जब हम पूरा नाटक पढ़ेंगे, नाटक के पूरे कथानक को जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि न्यायपूर्ण शासन कितना आवश्यक है। और अगर शासन व्यवस्था सही ना रही, अगर न्याय सही व्यक्ति को अगर न्याय ना मिला और गलत व्यक्ति को अगर उसका दंड नहीं मिल रहा है, तो दंड ना मिलने का कितना खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है, यह हम इस नाटक को पढ़ने के बाद, इनको समझने के बाद पूरी स्थिति हम समझ सकते हैं। आज के समय में भी यह नाटक उतना ही प्रासंगिक है, यह बात हमने बार बार कही है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस नाटक को 4 खंडों में विभाजित किया था। अभी हमने भाग 1 की बात कही, अगले लेक्चर में हम इसी इकाई के भाग 2 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः